नमस्कार। मैं डॉक्टर सतीश कुमार मीणा, सहायक आचार्य राजनीति विज्ञान, राजकीय महाविद्यालय बावनवास। इस व्याख्यान के अंतर्गत हम हॉब्स के राज्य एवं सामाजिक समझौते संबंधी विचार के बारे में चर्चा करेंगे। पिछले व्याख्यान में जैसा हमने हॉब्स की प्राकृतिक अवस्था संबंधी, मानव की प्रकृति संबंधी विचारों के बारे में अध्ययन किया, क्रमवाई हमने जाना और वैज्ञानिक भौतिकवाद जो हॉब्स का था उसके बारे में हमने पढ़ा। इस व्याख्यान के अंतर्गत हम इसी व्याख्यान की श्रृंखलाओं को आगे बढ़ाते हुए हॉब्स के सामाजिक समझौते या राज्य संबंधी विचारों के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। हॉब्स के सामाजिक समझौते संबंधित विचार उन्होंने अपनी पुस्तक लेवियातन के 17वें 18वें अध्याय में उल्लेख किया है। हॉब्स के मतानुसार प्राकृतिक अवस्था में व्यक्ति पशु के समान था। अपन ने जैसे पढ़ा उन्होंने प्राकृतिक अवस्था में दिया था। व्यक्ति में क्रोध है, लोभ है, स्वार्थ है आदि की प्रबलता होती है। अतः प्राकृतिक अवस्था में सभी का सभी से युद्ध रहता है, जिसके कारण वह मृत्यु के भय से कभी मुक्त नहीं हो पाते और इसी अराजक स्थिति से बचने के लिए व्यक्ति राज्य की उत्पत्ति करता है। यह स्पष्ट है कि व्यक्ति के स्वार्थ, क्रोध आदि कामोवृत्ति की प्रबलता और अधिकता होती है, परंतु उसमें स्वाभाविक प्रेम भी होता है, विवेक भी होता है और व्यक्ति के इसी प्रेम और विवेक के कारण राज्य का निर्माण करता है। व्यक्ति शांति की स्थापना के लिए ही प्राकृतिक नियमों को स्वीकार करता है। पहला नियम यह है कि प्रत्येक मनुष्य को यथोचित रूप में शांति के लिए प्रयास करना चाहिए। दूसरा नियम यह है कि प्रत्येक मनुष्य को उतनी ही स्वतंत्रता से संतोष कर लेना चाहिए जितनी वह अपने मुकाबले में दूसरे को देने के लिए तैयार है। हॉब्स राज्य की स्थापना के लिए दो विधियां बताता है। प्रथम, वह राज्य की स्थापना बल प्रयोग के द्वारा होती है, यानी राज्य की स्थापना किसी शक्तिशाली मनुष्य के द्वारा अपने बल के आधार पर ही की जाती है। वह मनुष्य शासक के रूप में इतना शक्तिशाली होता है कि लोग उससे भयभीत होकर उसकी अधीनता स्वीकार कर लेते हैं और संगठित होकर राज्य के निर्माण करते हैं। द्वितीय, राज्य की स्थापना या प्रतिष्ठान द्वारा होती है। राज्य की स्थापना की इन विधियों की चर्चा करने के बाद हॉब्स का मुख्य उद्देश्य है सामाजिक समझौते के समर्थन के माध्यम से राज्य की स्थापना करना। हॉब्स के सामाजिक समझौते संबंधी विचार वैज्ञानिक भौतिकवाद, मानव की प्रकृति और प्राकृतिक अवस्था पर आधारित है। इस समस्त अध्ययन से ये स्पष्ट होता है। हॉब्स समझौते का कारण जो बताता है वो भय और प्राकृतिक कानून से प्रेरित बताता है। इस समझौते की प्रक्रिया में हॉब्स क्या क्या बताता है। हॉब्स के अनुसार सामाजिक समझौते की प्रक्रिया इस प्रकार है। हॉब्स कहता है कि जब सभी मनुष्य एक स्थान पर एकत्रित होते हैं और उनमें से एक मनुष्य खड़ा होकर कहता है कि मैं अपने अधिकार व शक्तियाँ इस दृष्टि से व्यक्ति समूह को सौंपता हूँ, शर्त यह है कि आप सभी भी ऐसा करते हो। हॉब्स सामाजिक समझौते में दार्शनिक रंगपुर राजतंत्र की स्थापना करता है और कहता है कि तलवार के अभाव में समझौता मात्र शब्द होता। इस प्रकार हॉब्स कहता है कि एक असीमित राजसत्ता की स्थापना हो जो सर्वोच्च हो, निरंकुश हो, अविभाज्य हो, सर्वशक्ति संपन्न हो। राजसत्ता की असीमित और सर्वव्यापकता लोगों के जीवन की रक्षा एवं शांति के लिए बहुत आवश्यक है। स्पष्ट है कि हॉब्स ने राजसत्ता को निरंकुश और असीमित बनाने के लिए इसे समझौते से अलग रखता है, क्योंकि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के प्रति अधिकार त्यागता है। राजा इस समझौते का हिस्सा नहीं होता, या शासक जो सत्ता होती है वो समझौते का हिस्सा नहीं होता। एक व्यक्ति कहता है कि मैं अपने समस्त अधिकार और स्वतंत्रताएं इस शर्त पर त्यागने के लिए तैयार हूँ कि आप भी ये तैयार हो। तो सत्ता एक तीसरा, या राज्य या राजा एक तीसरा व्यक्ति उभर के आता है जो इस समझौते का हिस्सा नहीं है। तो स्पष्टतः है कि तमाम लोगों के लिए बाध्यकारी है समझौता। समझौते के बाद व्यक्ति को उसे तोड़ने या अलग होने के लिए अधिकार नहीं है, न ही उसके उद्देश्यों का उल्लंघन करने का अधिकार है। हॉब्स कहता है कि चूंकि समझौता सब व्यक्तियों ने अपनी स्वतंत्र इच्छा से किया है, अतः उन्हें समझौते के बाद में अलग होने का अधिकार नहीं है। इनकी समझौते की सामान्य विशेषताएं हैं कि इसे तोड़ने का तात्पर्य पुनः प्राकृतिक अवस्था में लौटना। हॉब्स समाज, राज्य, सरकार में अंतर नहीं करता। अतः हॉब्स का कहना है कि राजा की समाप्ति के साथ साथ ही राज्य की समाप्ति हो जाता है।
शक्तिशाली व निरंकुश राजतंत्र का समर्थन करता है। कानूनी प्रभुसत्ता की स्थापना करता है, अर्थात समस्त शक्तियों का स्रोत शासक को मानता है। आम जनता को आत्मरक्षा का अधिकार देता है। आत्मरक्षा का अधिकार इस विद्रोह का अधिकार है, क्रांति का नहीं। इस प्रकार हॉब्स के सामाजिक समझौते संबंधी विचार में निरंकुशतावाद और व्यक्तिवाद दोनों तत्व दिखाई देते हैं। जहां वो शांति स्थापित करने के लिए अपने व्यक्तिगत अनुभव में जैसे अराजकता देखी, उस अराजकता की स्थिति से मुक्ति पाने के लिए व्यक्ति को स्वार्थी, पापी, क्रोधी बताकर उसको कंट्रोल करने के लिए एक निरंकुश राज सत्ता का समर्थन करता है। वहीं व्यक्ति को बुद्धिमान बताकर, विवेकशील बताकर अपनी स्वतंत्रता की रक्षा के लिए अपनी शांति बनाए रखने और अपने आत्मरक्षा के अधिकार के लिए शासन सत्ता की स्थापना करने को बताता है। इस प्रकार उन्होंने निरंकुशतावाद और व्यक्तिवाद दोनों का सामंजस्य स्थापित किया है, जो व्यवहारिक रूप में अव्यवहारिक लगता है, असंभव है, लेकिन उन्होंने निरंकुशतावाद और व्यक्तिवाद दोनों तत्वों को एक साथ दिखाया है और जो समझौते के माध्यम से जो राज्य बताया है उसको ही उत्तम और आदर्श राज्य की संज्ञा उन्होंने दी है। हॉब्स के सामाजिक समझौते संबंधी विचारों की आलोचना सर हेनरी मैन और वर्गेस जैसे विचारक करते हैं। वाहन भी करता है। वाहन हॉब्स के सामाजिक समझौते की प्रक्रिया की आलोचना करते हुए कहता है कि हॉब्स ने लोकतांत्रिक प्रक्रिया से ही लोकतंत्र को नष्ट कर देता है। सर हेनरी मैन कहता है कि हॉब्स के सामाजिक समझौते संबंधी विचार एकदम व्यर्थ की वस्तु है। इन समस्त विशेषताओं के आधार पर कहा जा सकता है कि समझौते से जो राजसत्ता उत्पन्न होती है वो सर्वव्यापक है, निरंकुश है, अमर्यादित है, परंतु साहती व व्यक्ति के जीवन के अधिकार को मान्यता प्रदान करता है। हॉब्स के शब्दों में, यदि शासन व्यक्ति को अपने को मारने, घायल करने, पंगु बनाने या अपने को आघात पहुंचाने वालों का विरोध न करने अथवा भोजन, औषधि या जीवन के लिए आवश्यक किसी अन्य वस्तु के प्रयोग की मनाही करे, तो प्रत्येक प्रभावित व्यक्ति को उसे आदेशों का उल्लंघन करने का अधिकार है। स्पष्ट है कि हॉब्स कहना चाहता है कि यदि शासन द्वारा किसी के जीवन की समाप्ति के लिए आदेश दिए जाएं तो उसका उल्लंघन किया जा सकता है। समाज और राज्य की शांति और सुव्यवस्था बनाए रखने हेतु कानून बनाने का अधिकार राजसत्ता को प्राप्त है, जिससे दूसरा कोई व्यक्ति या सत्ता परिवर्तित नहीं कर सकता। सामाजिक समझौते के सिद्धांत से यह स्पष्ट है कि राजसत्ता के विभिन्न समस्याओं के समाधान जैसे न्यायिक कार्यों का संपादन का अधिकार है। सामाजिक समझौते के सिद्धांत से स्पष्ट है कि हॉब्स राजसत्ता या बाह्य मामलों को सर्वोच्च मानता है। राजसत्ता आंतरिक मामलों एवं राजकीय अधिकारियों की नियुक्ति और कानून एवं व्यवस्था बनाए रखने के लिए कोई भी प्रभावकारी आदेश दे सकता है, जिसे सभी को मानना होगा। राजसत्ता को बाह्य मामलों में भी सर्वोच्चता प्राप्त है, अर्थात राजसत्ता पर देश से युद्ध और संधि कर सकता है। हॉब्स ने राजसत्ता को अनन्य अविभाज्य माना है। हॉब्स कहता है कि समझौते के द्वारा एक संप्रभु की स्थापना हुई है, चाहे वह एक व्यक्ति हो या व्यक्तियों की सभा हो। अतः यह स्पष्ट है कि समझौते के परिणाम स्वरूप जिस संप्रभु की स्थापना हुई है उसकी संप्रभुता अविभाज्य है, अनन्य है। हॉब्स के शब्दों में, अपने में अविभाज्य राजसत्ता कभी चल नहीं सकती। इस सामाजिक समझौते से उत्पन्न शासक या प्रभुसत्ता के विचार के बारे में साथ में हॉब्स के प्रभुसत्ता के बारे में क्या विचार थे उनका भी साथ में अध्ययन कर लेते हैं। हॉब्स अपनी पुस्तक लेवियाथन में एकलवादी कानून प्रभुसत्ता का समर्थन करता है। एकलवादी कानून प्रभुसत्ता के अनुसार प्रभुसत्ता राज्य में निहित है, जिसके कारण राज्य आंतरिक क्षेत्र में सर्वोच्च है एवं बाहरी क्षेत्र में स्वतंत्र है। एकलवादी कानूनी प्रभुसत्ता के अनुसार प्रभुसत्ता का प्रयोग कार्यपालिका करती है। हॉब्स ने बोंदा के कानूनी प्रभुसत्ता संबंधी विचारों को आगे बढ़ाया था और बोंदा ने सर्वप्रथम प्रभुसत्ता शब्द का प्रयोग किया था। बोंदा अपनी पुस्तक 6 बुक ऑन रिपब्लिक में संप्रभुता को परिभाषित इस प्रकार करता है: प्रभुसत्ता नागरिकों व प्रजाजनों पर सर्वोच्च शक्ति है जिस पर कोई बंधन नहीं होता, लेकिन व्यवहार में बोंदा प्रभुसत्ता पर निम्न प्रतिबंध लगा देता है: ईश्वरीय कानून, प्राकृतिक कानून, संवैधानिक कानून, रीति रिवाज कानून, संपत्ति कानून। हॉब्स बोंदा द्वारा शासक पर लगाए गए इन 5 प्रतिबंधों से शासक को मुक्त कर देता है। सेवाइन का भी यही कथन है। हॉब्स प्रभुसत्ता की परिभाषा इस प्रकार देता है: प्रभुसत्ता वह है जो समझौते का भाग नहीं, परिणाम है, जिसे आम जनता ने अधिकार व शक्तियां सौंपी हैं। हॉब्स कहता है कि प्रभुसत्ता या संप्रभु वह है जो समझौते का भाग नहीं है,
समझौते का परिणाम है जिसे आम जनता ने अधिकार और शक्तियां सौंपी हैं। हॉब्स की प्रभुसत्ता की निम्न विशेषताएं हैं। सर्वोच्च और निरंकुश। प्रभुसत्ता सर्वोच्च है, निरंकुश है। इसी संदर्भ में हॉब्स का प्रसिद्ध कथन है कि त्रिभुज के 3 कोणों का मान चतुर्भुज के 2 कोणों के बराबर होता है, किंतु व्यवहारिक राजनीति में त्रिभुज को ही स्वीकार किया जाता है। अविभाज्य अर्थात संप्रभुता को बांटा नहीं जा सकता। अदेय अर्थात संप्रभुता को हस्तांतरित नहीं की जा सकती। कानूनी प्रभु प्रशासनिक सभी शक्तियों का स्रोत संप्रभु है, सभी शक्तियों का स्रोत संप्रभु हैं। न्याय और अधिकार का स्रोत भी संप्रभु हैं, विचारों का स्रोत भी संप्रभु हैं। इस प्रकार हॉब्स का कथन है कि संप्रभु विचारों का विनियामक है। हॉब्स के कानूनी संप्रभु संबंधी विचारों की बहुलवादी आलोचना करते हैं। उपयुक्त आलोचना के बावजूद भी हॉब्स अपनी कानूनी संप्रभुता के विचारों का यह महत्व है कि उसने बोंदा के विचारों को आगे बढ़ाया। तत्पश्चात ही ऑस्टिन के कानूनी संप्रभुता को लोकतांत्रिक स्वरूप प्रदान किया गया। इन हॉब्स के इन सामाजिक समझौते एवं प्रभुसत्ता संबंधी विचारों का हमने बिंदुवार चर्चा की। आगे के व्याख्यान में हम हॉब्स के व्यक्तिवाद से संबंधित विचारों का अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।